हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। गाइस, सबसे पहले बताइए कि कैसे हैं आप सब। अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में पूरे जोर शोर से व्यस्त होंगे, क्योंकि भाई 24 मार्च अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। मैं आपका टीचर रोहित धीमान सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आखिर ये बड़े इंतज़ार के बाद पल आया है, क्योंकि पिछले साल तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाए, लेकिन इस साल आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। मैं आपको एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। अब मैं हालचाल जानना चाहूँगा एग्रीकल्चर कक्षा 11 के गणित के बच्चों का, और आशा करता हूँ कि आपके हालचाल भी बेहद अच्छे होंगे और आप तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से व्यस्त होंगे। अब बात कर लेते हैं 9 अप्रैल की तैयारी की। अब भाई 9 अप्रैल की तैयारी में है क्या? 9 अप्रैल को है आपका कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी का पेपर, यानी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स का वो पेपर जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। और अब की बार मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कठिनाई नहीं होने दूंगा, क्योंकि चैनल पर लगातार कंटेंट डाला जा रहा है और उन सब में उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बार बार मैं आपको बता रहा हूं और उनके सल्यूशन भी करा रहा हूं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की क्लास की, कि आज इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने गणित के सभी चैप्टर्स के एक एक नंबर के क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर इसी तरह 2-2 नंबर के क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम हर चैप्टर से 4-4 नंबर के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि 4 नंबर के क्वेश्चन में कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, किस टाइप का होगा, कैसे उसको सोल्व करेंगे, सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी का है, घातांक नियम। अब मैं आपको सीधे सीधे बताऊं बच्चों कि घातांक नियम से मुश्किल से ही 4 अंक का क्वेश्चन बनता है, नहीं तो इससे 4 अंक का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस साल भी नहीं आएगा, एक संभावना जताते हुए मैं कह रहा हूं कि इससे मुश्किल से ही 4 अंक का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। इससे एक एक और 2-2 नंबर के क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। तो इसलिए हम घातांक नियम के जो 4-4 अंकों के क्वेश्चन हैं वो अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन जो मेरी दृष्टि में है कि 20-30% इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जब जरूरत होगी बता दूंगा। सेम स्थिति दूसरे टॉपिक जिसका नाम है विचरण, यानी वेरिएशन। सेम स्थिति विचरण की भी है। इसमें से जो 4 अंक का क्वेश्चन है वो मुश्किल से ही बनाया जाता है। इसमें से भी एक एक और 2-2 अंक के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और जिनका सल्यूशन हम प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इससे 4 अंक के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में भी कई बार बनकर आए हैं। अब किस तरह से, कितने लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये जानेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसका सल्यूशन भी जान लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिखाइए कि समांतर श्रेणी का योगफल a + c
बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए होगा, जिसका प्रथम पद a, द्वितीय पद b और अंतिम पद c है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इसमें सबसे पहले हम नोट करेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया है प्रथम पद a, द्वितीय पद b, अंतिम पद c। 2020 में 4 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। टॉपिक है समांतर श्रेणी। चलिए अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। योगफल यानी n पदों का योगफल मान लीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ d क्या है, सार्वंतर है और a प्रथम पद है। देखिए हमारे पास प्रथम पद तो है, सार्वंतर हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर ज्ञात कर लेंगे। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है वो है n, तो हम n की वैल्यू निकालते हैं पहले, और उससे भी पहले हम निकाल लेते हैं इसका सार्वंतर। अब सार्वंतर d बराबर द्वितीय पद, मैं शॉर्ट में द्वितीय माइनस प्रथम लिख रहा हूं, द्वितीय माइनस प्रथम पद यानी b माइनस ए, ठीक है। और हमारे पास अंतिम पद भी है, अंतिम पद। अच्छा अभी आप इसको इग्नोर करें, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ अंतिम पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो आप कहेंगे कि अंतिम पद के लिए फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। और ये किसके इक्वल हमें दे दिया है, ये हमें c के इक्वल दे दिया है। तो यहाँ से हम d की वैल्यू को रखकर इस a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, a की वैल्यू तो है हमारे पास, इस n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो a एज इट इज रखा, n-1 एज इट इज रखा, यहाँ रख दिया हमने b माइनस ए, और ये हो गया c के इक्वल। इस a को उधर ले जाकर माइनस किया तो n-1 इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस ए हो गया। अब इसको इसके अपोन में ले जाकर रख देंगे तो n-1 इक्वल्स टू c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए बन जाएगा। ओके, इसको उधर ले जाकर जोड़ देंगे तो n इक्वल्स टू किसको, 1 को उधर ले जाकर जोड़ेंगे तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। n की वैल्यू क्या निकलेगी, एलसीएम लेकर निकलेगी। एलसीएम लीजिए यहाँ b माइनस ए, और b माइनस ए की मल्टीप्लाई a के साथ करा दीजिए, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या आएगी निकल कर, देखिए यहाँ c एक है b एक है, तो c प्लस बी लिख दें इसको। a और a दोनों माइनस के हैं तो -2a लिख देंगे, और अपॉन b माइनस ए हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, n की वैल्यू आई, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Sn की वैल्यू चाहिए। तो अब Sn बराबर, n की वैल्यू को रखिए यहाँ पर, यहाँ इस जगह c प्लस b माइनस 2a, ठीक है, अपॉन b माइनस ए, 2a प्लस n-1 है यहाँ पर। हम पूरी n-1 की वैल्यू यहाँ से भी तो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये वाली। तो मैंने ये वाली वैल्यू अटैम्प्ट कर ली, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, ठीक है। और इनटू में d है, d का मान भी तो हम निकाल चुके थे, क्या था, b माइनस ए था। ये मिक्स से हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप इनको अलग अलग और बेहतर ढंग से लिखोगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। b माइनस ए, देखिए यहाँ b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, ये 2a प्लस c माइनस ए बच गया, ठीक है। c प्लस b माइनस 2a,
अपॉन बी माइनस ए। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ 2a में से a माइनस करके a प्लस सी आएगा, ठीक है। और अब हम इसको c प्लस बी माइनस 2a को एक ब्रैकेट में लिख लें। और जैसा कि हमें प्रूव करने के लिए बोला था उसमें a प्लस सी पहले है, इसको पहले रख दें और अपॉन b माइनस a रख लें। अभी इसमें कुछ छूट रहा है, देखिए दोस्तों क्या छूट रहा है, ये छूट रहा है n/2। यहाँ हमें 2 रखना था, ठीक है, अपॉन में 2, तो यहाँ 2 रखना था। तो हमारा प्रूफ एज इट इज़ वही आ गया, हमारा आंसर जो हमें इसमें सिद्ध करने के लिए कहा था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर में समांतर श्रेणी से। और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसमें कहा है यदि a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए, c अपॉन ए प्लस बी समांतर श्रेणी में हों तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर भी समांतर श्रेणी में होंगे, जबकि ए बी सी कैसी राशियां हैं, धनात्मक राशियां हैं। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके सॉल्यूशन को, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें इसमें दिया हुआ है a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए, c अपॉन ए प्लस बी, ये किस में दिए गए हैं, ये हमें दिए हैं समांतर श्रेणी में। और हमें जो सिद्ध करना है टू प्रूव कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी किस में है, समांतर श्रेणी में है। अब हम इनको समांतर श्रेणी में प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका मतलब हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो बीच का पद है, जो बीच का पद है उसका दुगना बराबर होगा पहला प्लस तीसरा पद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये सिद्ध करना है हमें इसमें, ठीक है। अब चूंकि a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी, ये हैं समांतर श्रेणी में। अब एक बात समझनी है आपको, जब पद समांतर श्रेणी में दिए होते हैं तो अगर आप इन 3 पदों में कोई एक संख्या समान संख्या जोड़ो या घटाओ तो भी ये पद समांतर श्रेणी में रहेंगे, या किसी समान संख्या से गुणा कराओ या फिर भाग कराओ उसके बाद भी ये समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। तो मैं यहाँ सुविधा के लिए क्या करने वाला हूँ, मैं सभी पदों में 1 जोड़ने वाला हूँ। सभी पदों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर ये इस रूप का हो जाएगा, ये इस रूप का हो जाएगा, ये इस रूप का हो जाएगा और फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ये समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। लेकिन अब मेरा काम यहाँ से आसान हो जाता है, मैं एलसीएम लूँगा तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा ऊपर और नीचे b प्लस सी। यहाँ भी आप देख सकते हैं c प्लस ए के साथ इसकी गुणा करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा ऊपर। वैसे तो b प्लस सी प्लस ए आएगा, लेकिन ये जो योग होता है वो कम्यूटेटिव यानी कर्म विनिमय होता है, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो मैं सुविधा के लिए इसको a प्लस बी प्लस सी ही लिख रहा हूँ, समझ गए ना। a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी, तीनों पद फिर से किस में होंगे, समांतर श्रेणी में ही तो होंगे, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी तीनों में आया है, मुझे इसको हटाना है तो मैं a प्लस बी प्लस सी से भाग दे दूंगा इन सभी पदों को। a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर ये 1 अपॉन बी प्लस सी बन जाएगा, ये 1 अपॉन सी प्लस ए रह जाएगा, ये 1 अपॉन ए प्लस बी रह जाएगा और ये किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगर ये समांतर श्रेणी में है तो यहाँ अगर आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए तो सार्वंतर मिलेगा, तीसरे पद में से पहले पद को घटाइए, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए तो भी सार्वंतर मिलेगा, और सार्वंतर तो बराबर होता है किसी भी समांतर श्रेणी का। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी इक्वल्स टू 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम हम ले सकते हैं c प्लस ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये इधर जाएगा b प्लस सी और ये इधर आएगा c माइनस ए। देखिए यहाँ प्लस था बट इस माइनस के कारण मैंने इसको डायरेक्टली माइनस लिख दिया है। अब तो इतना आप समझने लग गए ही होंगे, क्योंकि आप अब छोटे बच्चे तो नहीं रहे, आप 11th के स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझते होंगे। c प्लस ए, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। क्या क्या कटेगा, c से c, a से a, यहाँ बचेगा b माइनस ए अपॉन, इनको एज इट इज रहने देते हैं, हाँ इनको एज इट इज बने रहने देते हैं, इनको छेड़ने से हमारा फ़ायदा नहीं है, फिर देखेंगे इनको। यहाँ c माइनस बी बचेगा, यहाँ a प्लस बी और c प्लस ए। अब देखो c प्लस ए से c प्लस ए कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ b माइनस, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी बच गया, और इधर c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो b माइनस ए, और इसको भी मैं b प्लस ए लिख रहा हूँ, b प्लस ए इक्वल्स टू, इसको c माइनस बी और इसको भी मैं c प्लस बी लिख रहा हूँ। अब देखिए ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये भी इसी तरह से बन गया, तो इसको हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दो वर्गों का अंतर है और ये भी दो वर्गों का अंतर है। इसे आप कक्षा 9 से पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे तो 8 से ही पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन 9 में जोरों शोरों से होता है। ठीक है, बी स्क्वायर को इधर लाओ तो ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएंगे, और इस ए स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था? आप देख सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर ये समांतर श्रेणी में सिद्ध करने हैं तो आपको सिद्ध करना होगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? ये यहाँ लिख देंगे इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देगा समांतर श्रेणी से 4 अंकों में। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी से अब जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं वो इतनी बार बोर्ड में आ चुका है कि गिनती करते थक जाओगे। चलिए देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। 7 प्लस 77 प्लस 777। ठीक है, 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस एंड सो ऑन, यानी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ संख्या चेंज भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ 9 दे दिया जाए, हो सकता है 8 दे दिया जाए, हो सकता है 5 दे दिया जाए, लेकिन इसको करने का कंसेप्ट एक ही रहने वाला है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये है आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एक श्रेणी दी गई है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस एंड सो ऑन। इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, n पदों का योगफल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इक्वल में लिखकर यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लेते ही यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 1 बच जाएगा, यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, और ये कहाँ तक चलेगा, n पदों तक चलेगा। ठीक है, अब इस 1 को
1 भी नहीं लिखना है, इसको मैं कन्वर्ट करके लिखूँगा 10, सॉरी अभी नहीं, अभी एक काम करते हैं, पहले इसमें 9 से गुणा कराते हैं, 9 से गुणा व 9 से भाग। ठीक है, जैसे ही ऐसा कराएंगे तो गुणा तो इन सब में कराएंगे बट भाग को हम बाहर ही रखेंगे, यानी 9 को बाहर ही रखेंगे। तो ये बन जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ये कहाँ तक चलेगा, n पदों तक चलेगा। ठीक है, लेकिन अब जो ये 9 है इसको मैं 9 ने लिख कर लिखूँगा 10 माइनस 1, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, और ये n पदों तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो श्रेणियाँ क्या अलग अलग नहीं हो गई, मैं ये देखो सब में से एक घट रहा है, सब में से एक घट रहा है, और कहाँ तक घट रहा है, n पदों तक घट रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये कहाँ तक जुड़ेंगे, n पदों तक जुड़ेंगे, ये तो जुड़ेंगे। यानी मैं प्लस वालों को एक तरफ और माइनस वालों को एक तरफ निकाल रहा हूँ। यहाँ बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन, अगर माइनस का साइन लोगे तो ये सारे 1 जुड़ जाएंगे, समझ रहे हो। अगर माइनस आपने कॉमन ले लिया तो सभी 1 के साथ प्लस आएगा, और अगर आपने यहाँ प्लस लिया तो सभी के साथ माइनस आएगा। तो मैं यहाँ माइनस ले रहा हूँ तो सभी 1 के साथ प्लस आ जाएगा, ये भी 1 प्लस का हो जाएगा, ये भी 1 प्लस का हो जाएगा, ये भी 1 प्लस का हो जाएगा, और n पदों तक के सभी 1 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 7/9 को जो का त्यों लिखते हुए इसको मैं 10 की घात 1 लिख लूँ, या 10 ही रहने देता हूँ। इसको 10 की घात 2 लिख रहा हूँ, इसको 10 की घात 3 लिख रहा हूँ। लिख सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, n पदों तक। माइनस यहाँ 1 1 1 1 1 कहाँ तक जुड़ा, n तक जुड़ा, तो टोटल कितने हो गए, n ही हो गए, टोटल कितने, n हो गए। अब ये मेरे पास एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई जिसका प्रथम पद है 10 और सार्वनुपात r भी है 10। सार्वनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद को पहले पद से भाग देकर। तो अगर 10 की घात 2 को 10 से भाग दोगे तो 10 ही आएगा, और ये r का काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 7/9 लिखता हूँ, और ये जो मेरे पास गुणोत्तर श्रेणी है इसके मैं n पदों का योगफल ज्ञात करने वाला हूँ। अगर आपके याद न हो तो मैं याद करा देता हूँ, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। याद आया, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रथम पद रख रहा हूँ 10, फिर r क्या है मेरे पास, ये भी 10 ही है, और इसकी घात n और माइनस 1 और अपॉन r माइनस 1 अर्थात 10 माइनस 1, और माइनस n तो पहले से ही है यहाँ पर। ठीक है, ये 7/9, 7/9 10 इंटू 10 की घात n माइनस 1, यहाँ 9 बच जाएगा, माइनस n हो जाएगा। आप चाहे तो यहीं इसका आंसर छोड़ सकते हैं या एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। 7 की गुणा 10 में करोगे 70, 10 की घात n माइनस 1 बटे नम 81, और माइनस 7/9 की घात n, सॉरी 7/9 की गुणा n के साथ करोगे तो 7n/9 आ जाएगा। आप यहाँ भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। राइट, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 30-40% कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। लेकिन फिर भी हम तैयारी को तो तैयारी के ढंग से लेकर चलेंगे ना। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अगर कभी किस्मत ख़राब हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन शायद फंस जाएं। तो किस्मत ख़राब होने से बचने के लिए या बचाने के लिए हम इसकी तैयारी कर ही लेते हैं। चलिए देखिए, श्रेणी 1/3 प्लस 3/9 प्लस 5/27 प्लस 7/81 प्लस एंड सो ऑन का अनंत पदों तक
योगफल ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। श्रेणी हमें दी गई है इस क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई श्रेणी 1/3 प्लस 3/9 प्लस 5/27 प्लस 7/81 प्लस एंड सो ऑन अनंत गुणोत्तर श्रेणी है ये। ठीक है, अब अनंत गुणोत्तर श्रेणी है तो मैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए कुछ टर्म्स आपको बता देता हूँ। जैसे अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल होता है एस अनंत, वो होता है प्रथम पद बटे 1 - r, जहाँ a प्रथम पद है और r सार्वनुपात है। ठीक है, तो यहाँ ये ऑलरेडी योगफल ही तो दिया हुआ है, तो मैं इसको s के बराबर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, s के बराबर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इस 9 को 3 की घात 2 लिख देंगे, इस 27 को 3 की घात 3 और इस 81 को 3 की घात 4। ठीक है, ओके। अब यहाँ ये s आ गया ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 हो गया। अब इस समीकरण 1 में 1/3 से गुणा करा देते हैं, या कहो 3 से भाग करा देते हैं। समीकरण 1 में 3 से भाग देने पर, क्यों भाग दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/3 s बराबर, इसमें 1/3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 3 की घात 2 बन जाएगा। समझ गए ना, 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 2 पहले से है, एक 3 की और गुणा करा रहे हैं तो 3/3 की घात 3 हो जाएगा। पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, यहाँ घात 5 बन जाएगा और ये समीकरण 2 हम मान लेंगे। ठीक है, अब हमें इसको अनंत तक इसका योगफल प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे तो s में से घटेगा 1/3 s। 1/3 में से देखिए, इसका पहला पद तो रहने वाला है एज इट इज। ठीक है, फिर 3/3 की घात 2 में से 1/3 की घात 2 घटाया। समझिए, 3/3 की घात 2 में से 1/3 की घात 2 घटाया तो एलसीएम तो सेम है, 3 की घात 2, 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ प्लस में आएगा 2/3 की घात 2। ठीक है, इसके बाद जब हम इसे क्रमानुसार घटाते जाएंगे तो हमारे पास बचता जाएगा। देखिए, अब हम 5 में से घटाएंगे 3, फिर बचेगा 2/3 की घात 3, फिर हम 7 में से घटाएंगे 5, फिर बचेगा 2/3 की घात 4, और इसी तरह क्रम आगे चलेगा। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, 1/3 एज इट इज लिखा, ये 2/3 की घात 2 सब में से कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा, यहाँ 1/3 की घात 2 बचेगा, और ये चलेगा कहाँ तक, अनंत तक चलेगा। ठीक है, अब ये 1/3 एज इट इज लिख दिया हमने, 2/3 की घात 2 एज इट इज लिख दिया, और ये जो है हमारे पास ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो गई। और इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल होता है a/1 - r, जहाँ a है प्रथम पद और r है सार्वनुपात। अगर यहाँ सार्वनुपात की बात की जाए तो यहाँ
1/3 है सार्वनुपात और प्रथम पद है a, तो यहाँ आ जाएगा a/1 माइनस r यानी 1 माइनस 1/3। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको 1/3 प्लस 2/3 की घात 2 को मैं 9 लिख रहा हूँ और यहाँ 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा 2, 3 चला जाएगा ऊपर तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। 3 तिया 9, 2 से 2 कटेंगे तो मेरे पास अब रह जाएगा 1/3 प्लस 1/3 और जो कि बन जाएगा क्या, 2/3 बन जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ से भी क्या है 2/3 s है, 2/3 से 2/3 कटकर s की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ गए? तो इस श्रेणी के सभी पदों का योगफल होगा 1। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो गाइज ये थे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ इस क्लास को ऑफ करते हैं। जल्द मिलेंगे त्रिकोणमिति के 4 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर नई और अगली क्लास में। तब तक के लिए चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।